दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हर जगह एक ही हेडलाइन यहाँ पे छाई हुई थी कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है दुनिया की। ग्लोबली बड़े इंस्टीट्यूट्स भी यही चीज़ बोल रहे थे, चाहे फिर वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक। उन्होंने भी ये बोला कि इंडिया यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इंडिया के ग्रोथ पोटेंशियल की तारीफ करते थक नहीं रहे थे ये दोनों भी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ, ये सारी चमकदार पिक्चर के पीछे एक बड़ा तूफान जो है वो बन रहा है। एक बड़ा तूफान जो है वो आने वाला है इंडियन इकॉनमी में, एंड ये हम सब लोग जानते हैं। कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे यूनाइटेड नेशन और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज करी, जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिस्ट के बीच में एक अलार्म बजा दिया। यूएन ने इंडिया के 2026 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को डाउनग्रेड करके 6.4% कर दिया, एंड वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक रियलिटी चेक है जिससे हम बच नहीं सकते। The UN and India Rating and Research have officially downgraded India's 2026 GDP growth forecast to 6.4%. और ये चीज़ कहीं ना कहीं हम सब लोगों के सामने हो रही है। बट सवाल ये उठता है, अगर सब कुछ इतना सही चल रहा था तो अचानक से आने वाले महीनों में ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है जो हमारी इकॉनमी की रफ्तार को यहाँ पे रोकने वाली है। आज के इस वीडियो में हम किसी पॉलिटिकल नैरेटिव की नहीं बल्कि उन कोर इकोनॉमिक शॉक्स की बात करेंगे जो आने वाले 6 से 8 महीने में आप लोगों को परेशान कर सकती है, जो हमारे भी जेब में यहाँ पे असर डालेगी सीधा। वेलकम टू एन आई ओपनिंग एपिसोड, जहाँ पे हम बात करेंगे द 2026 इकोनॉमिक स्टॉर्म को लेके, जो इंडिया के फाइनेंशियल स्ट्रेस का टेस्ट यहाँ पे लेने वाली है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका जो है वो इंडिया से काफी किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट से आने वाला है, और इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, जहाँ पे काफी लोग आज भी ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि इतनी दूर से इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा। बट इंडिया अपना क्रूड ऑयल का 80 to 85% जो है इंपोर्ट करता है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, एंड जहाँ पे इंडिया को बोला जाता है एनर्जी हंग्री नेशन, बिकॉज हम एनर्जी जो है वो इंपोर्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोग काफ़ी डॉलर जो है वो स्पेंड भी करते हैं। वो ऑयल की सप्लाई आज के टाइम में यहाँ पे बंद है। क्रूड ऑयल जो है वो बहुत कम इंडिया तक पहुँच रहा है। रादर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, उसकी कोई क्लियर पिक्चर अभी तक निकल के सामने नहीं आई है, जो यहाँ पे डिसरप्ट कर रही है सप्लाई चेन को वर्ल्ड वाइड, एंड इंडिया भी उसका एक पार्ट है। रिसेंटली यहाँ पे हम लोगों ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ते हुए देखे। $100 के ऊपर जहाँ पे एक बैरल ऑफ क्रूड ऑयल गया, वो ज़रूर इफेक्ट करता है हर किसी नेशन को। यहाँ पे खाली हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, यस इंडिया में भी आएंगे, बट वो इम्पैक्ट करता है हर एक नेशन को जो यहाँ पे ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, बिकॉज जितनी ये टेंशन इंक्रीज होगी, रादर जितनी ये टेंशन जो है वो स्प्रेड आउट होगी इन दी नंबर ऑफ डेज, उतना ही इफेक्ट ये करेगी हर एक इंडिविजुअल को लिविंग अक्रॉस द नेशंस, जो यहाँ पे ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। अब इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे ज़रूर हैं। चाहे हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, वो यहाँ पे कॉस्टली होगा। इंपोर्ट ड्यूटीज़ वो यहाँ पे कॉस्टली होंगी। इंपोर्ट में आने वाला वो क्रूड ऑयल खुद आते हुए यहाँ पे ज़्यादा पैसे लेगा, बिकॉज इवेंचुअली वो आता कार्गो से। कार्गो में भी यहाँ पे शिप चाहिए होगी। कोई भी ट्रांसपोर्ट की मीन्स की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे क्रूड ऑयल की इस्तेमाल ज़रूर होता है। एंड जहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, इट इज़ अ क्लियर साइन कि मार्केट में वो इन्फ्लेशन जो है वो आ सकता है किसी भी टाइम। चीज़ों के दाम यहाँ पे बढ़ने लगते हैं, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह जब चीज़ें जाती हैं, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है, उस ट्रांसपोर्टेशन में भी ऑयल जो है वो यूज़ होता है। एंड इसी वजह से काफ़ी इकोनॉमिस्ट ये भी बोलने से नहीं कतरा रहे कि मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस है वो ग्लोबल इकॉनमी के लिए एक डुअल एज स्वॉर्ड भी है, जहाँ पे दोनों तरफ जो है वो खतरा जो है वो मंडराया हुआ है। जहाँ पे ईरान की अगर हम लोग बात करते हैं, वो भी अगर ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो एक टाइम आएगा जब वहाँ पे भी क्राइसिस की सिचुएशन आएगी। ऑन दी अदर हैंड जो यहाँ पे ऑयल परचेज करते हैं, उनके ऊपर भी वो क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो आ सकती है। एंड यहाँ पे एक इकोनॉमिक फार्मूला जो आपको डेफिनेटली पता होगा, जैसे जैसे यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज होते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है, विच मीन्स इन्फ्लेशन जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे एंटर करने लगता है, जो कि किसी के लिए अच्छा नहीं है। चलो इसको एक सिंपल से टेबल से समझते हैं, वो टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो। जहाँ पे हम बात करते हैं इंपोर्ट बिल की, जो इमीडिएट इंपैक्ट इसमें आता है वो ये आता है कि हम ज़्यादा यहाँ पे फॉरेन रिजर्व जो है वो स्पेंड करते हैं टू बाय दैट एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ ऑयल। हमारी क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है, रादर हमारी स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा रुपया जो है वो और डेप्रिशिएट होता है अगेंस्ट डॉलर। एंड ये चीज़ हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं। सेकेंड इम्पैक्ट जो यहाँ पे पड़ता है वो पड़ता है लॉजिस्टिक्स एंड फ्रेट का, जहाँ पे डीजल एंड पेट्रोल के प्राइस जो है वो इंक्रीज होते हैं। वो यहाँ पे ड्राइव करता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसमें फूड आता है, जहाँ पे बाकी गुड्स आते हैं। प्राइस ऑफ डेली हाउस होल्ड एसेंशियल वो यहाँ पे जंप करने लगते हैं। थर्ड यहाँ पे आता है वो फिस्कल डेफिसिट, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। गवर्नमेंट बजट जो है वो फोर्सबली यहाँ पे शिफ्ट होता है फ्रॉम केपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑयल सब्सिडीज, क्योंकि ऑयल एक इंटेग्रल पार्ट है, वो ज़रूरी है इंडिया के लिए।
तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा यहाँ पे पैसे जो है वो गवर्नमेंट स्पेंड करती है टू ब्रिंग दैट ऑन, जिसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज होता है स्पेंडिंग ऑन पब्लिक वेलफेयर एंड जॉब क्रिएशन, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे डेफिनेटली आगे के महीनों में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन सीन यहाँ पे खत्म नहीं होता। जब गवर्नमेंट का पैसा फ्यूल इंपोर्ट करने में चला जाता है तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम पड़ता है, वो कम बचा होता है। एंड अब जब सरकारी खर्चा कम होता है तो मार्केट में नई जॉब्स क्रिएट होना वो भी यहाँ पे मुश्किल हो जाती है। एंड ये चीज़ डेफिनेटली आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पे प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है। बट खाली यही एक रीज़न नहीं है, रीज़न यहाँ पे रुपए का डेप्रिसिएशन भी है। अभी हाल फिलहाल में हमने गिरता हुआ रुपया देखा, एंड वो क्यों गिर रहा है उसके बारे में अब बात करना ज़रूरी है। अब इसको बहुत सिंपली समझिए, एंड हमने पिछले 2 वीडियो में इसके बारे में बात भी करा। जब हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो हमने इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट्स करने के लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट में डॉलर की डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारा रुपया डॉलर के मुताबिक उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा। एंड ये बहुत सिंपल सा एक मैथ्स है जो आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे। इसके ऊपर से फाइनेंशियल टाइटनिंग चल रही है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रेट अभी भी स्ट्रक्चरल तरीके से वॉलेटाइल है, जिसकी वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो बड़े लोग यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल कर वापस सेफ हेवंस में ले जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल इक्विटी मार्केट से लगभग $19 बिलियन का पोर्टफोलियो आउटफ्लो देखा गया। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते तो डॉलर देश से बाहर जाता है। ये एक और रीज़न है क्यों इंडियन रुपी यहाँ पे फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे 2 रीज़न हमने आपको बताया। पहला, जहाँ पे हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं वहाँ पे हम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, दैट मीन्स हम सेम क्वांटिटी को परचेज करने के लिए ज़्यादा डॉलर देंगे, बिकॉज हमारा रुपया भी यहाँ पे गिरता जा रहा है। वो डबल इम्पैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिलता है। वो डबल इम्पैक्ट देखने को मिलता है जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा चुपचाप स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। वो इंडियन स्टॉक मार्केट से जैसे ही वो पैसा बाहर निकालते हैं, दैट इज़ वेरी क्लियर कि डॉलर जो है वो इंडिया से बाहर जा रहा है। इस सिनेरियो को इकोनॉमिस्ट कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी वो महंगाई जो हमारी वजह से नहीं बल्कि कमज़ोर रुपए की वजह से जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं उससे होती है। आप जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो इंपोर्टेड है। यहाँ पे आपकी गाड़ी में जो क्रूड ऑयल पड़ता है वो भी इंपोर्टेड है। रात यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री में जो मशीन्स लगती है, जो मशीनरीज लगती हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, वो सारी की सारी इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड सामान के लिए यहाँ पे डॉलर्स में पेमेंट होती है। जब रुपया गिरता है तो सब कुछ महंगा होने लगता है और घुमा फिरा के इसका पूरा बोझ जो है वो कॉर्पोरेट कंपनीज, एंड कस्टमर्स यानी आप पर डल जाता है। एंड इसका इम्पैक्ट आज के टाइम में हर कोई फील कर पा रहा है, छोटे ही लेवल में सही, बट डेफिनेटली वो फील हर कोई कर रहा है। बट यहाँ पे खाली ये रीजंस नहीं है। अभी तक हमने 2 रीजंस की बात करी। देयर इज अ थर्ड रीजन, एंड इस रीजन के बारे में अगेन बहुत कम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। दैट इज द एल नीनो इफेक्ट, या जिसको हम बोले द घोस्ट ऑफ एल नीनो। अब एल नीनो होता क्या है, क्या चीज़ें यहाँ पे होती है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। एंड ये कैसे इम्पैक्ट करेगा आपके एंड हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन को। जहाँ पे हम इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं वो खाली इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, बट एल नीनो यहाँ पे एक ऐसा इम्पैक्ट है जो डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है इंडिया की इकॉनमी को। बिकॉज जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो इंडिया की इकॉनमी की बैकबोन है। अगर आपको पता है नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वेल, वो सेक्टर यहाँ पे है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसने हमेशा इंडिया की हेल्प करी। इंडिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे डिपेंडेंट रहती है। अगर खेती अच्छी हुई तो यहाँ पे रूरल कंजम्पशन जो है वो अच्छा होता है, और अगर रूरल कंजम्पशन अच्छा होता है तो देश की FMCG, ऑटोमोबाइल और रिटेल इंडस्ट्रीज वो सुपर हिट होती है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है मिड 2026 के लिए मेट्रोलॉजिस्ट और यहाँ पे इकोनॉमिक रेटिंग एजेंसी ने भी बहुत बड़ी वार्निंग साइन दी है, द रिटर्न ऑफ एल नीनो। वेल, एल नीनो एक ऐसा क्लाइमेट कंडीशन है जो पैसिफिक ओशन में वार्म वाटर की वजह से पैदा होता है, और इसका सीधा असर इंडिया के मानसून पर पड़ता है। इसकी वजह से देश में अक्सर यहाँ पे सूखा आता है या इरेगुलर रेनफॉल देखने को वो मिलती है, जो अभी हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं इतना बढ़ते क्लाइमेट टेम्परेचर। ये सब एल नीनो का इफेक्ट है। लेट्स लुक एट द इमीडिएट टाइम कि ये हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कैसे रेस्ट करेगा ओवर दी अपकमिंग मंथ्स। वेल, यहाँ पे आप देख सकते हो जून से जुलाई में यहाँ पे जो डिसरप्शन है वो यहाँ पे क्लियर नजर आता है। पैसिव वार्निंग अलर्ट्स, मॉनसून विंड्स ओवर दी सब कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग द क्रिटिकल सोइंग सीजन। अब ये चीज़ जो है वो यहाँ पे लीड करेगा टू डिलेड एंड यहाँ पे डेफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग द क्रूशियल सोइंग सीजन। एंड ये चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है हमारी खेती को, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को। बट उसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें अगस्त से लेकर अक्टूबर, जहाँ पे क्रॉप यील्ड हिट होती है एंड फूड इन्फ्लेशन वो ठीक रहता है, वहाँ पे इरेगुलर रेन्स वो डायरेक्टली हिट करेंगे खारिफ क्रॉप को। लाइक यहाँ पे राइस हो गया, आपके पल्सेस हो गए। लोअर सप्लाई इन दी मार्केट कॉजेज शार्प स्पाइक इन दी फूड प्राइसेस,
जिसकी वजह से यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन जो है वो और ऊपर जा सकता है। एंड उसी के साथ वो बढ़ते हुए प्राइसेस ऑफ ऑयल, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो और महंगा हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया जो है वो खाली यहाँ पे मिडिल ईस्ट की तरफ नहीं देख रहा, वो यहाँ पे सराउंडेड है विद ऑल दीज इकोनॉमिकल क्राइसिस राइट नाउ। एंड इसी के साथ जो विंटर है 2026 का, वहाँ पे डिमांड जो है वो डिप हो सकती है। एंड जहाँ पे फार्म इनकम जो है वो लोअर होती है, वहाँ पे वो लोग भी अपनी स्पेंडिंग जो है वो कम करते हैं। बाइक्स में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, स्मार्टफोन में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता, उसी के साथ यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स में वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो स्लो डाउन होती है अक्रॉस मेजर इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। क्योंकि रूरल डिमांड का कम होना किसी भी इकोनॉमी के लिए एक साइलेंट किलर होता है। किसानों में आने वाला संकट रिटेल लैंडस्केप को स्लो कर देता है। हालांकि अभी हाल में हुई राबी की फसल ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन मिड 2026 का एल नीनो थ्रेट आने वाले कुछ महीनों को बहुत क्रिटिकल बना देता है। और ये क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग कभी भी एंटर कर सकते हैं। तो फिर अभी के टाइम में हमें कौन बचा रहा है? इस स्टॉर्म के बीच में जो चीज हमें अभी बचा रही है वो है अर्बन कंजप्शन, एंड उसी के साथ यहाँ पे हमारा सर्विस सेक्टर। इंडिया का टेक सेक्टर यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की बात करें और बिजनेस सर्विसेज पिछले साल यहाँ पे लगभग 11% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रो हुए। एंड इसी के साथ हमारी हाल में हुई यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो डील हुई, जो ट्रेड डील हुई, जहाँ पे इंडियन गुड्स में टैरिफ जो है वो 25% से घटाकर 18% कर दिया गया, उसने थोड़ी सी यहाँ पे ट्रेड अनसर्टेनिटी को थोड़ा सर्टेन यहाँ पे जरूर बनाया। आई एम नॉट सेइंग इट इज परफेक्ट, बट जो भी चीजें हुई हैं उसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड जो है वो एकदम कट ऑफ नहीं हुआ। लेकिन उसी के साथ यहाँ पे बात करनी जरूरी है रिगार्डिंग की शेप रिकवरी, जहाँ पे एक तरफ अर्बन एरियाज में लोग प्रीमियम कार्स और लग्जरी आइटम खरीद रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ मास मार्केट आइटम जो यहाँ पे आम जनता खरीदती है उसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे पिछले कुछ सालों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिसका मतलब ये है कि बिजनेस की यहाँ पे अगर हम टर्नओवर की बात करें वो उतना नहीं आ रहा जितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड था। बट यहाँ पे इसी के साथ आरबीआई ने भी पिछले कुछ समय से इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट किया ताकि पैसों का फ्लो जो है वो बना रहे, वो लिक्विडिटी फ्लो जो है वो बना रहे। और बैंकिंग सिस्टम में भी लगभग 6.3 ट्रिलियन रुपए इंजेक्ट किए गए ताकि बैंक आराम से आपको क्रेडिट दे सके, वो लोन दे सके। लेकिन जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती तब तक कॉर्पोरेट कंपनीज बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने से डरती रहेगी, बिकॉज फ्यूचर के बारे में यहाँ पे हर कोई सोचता है। एंड यहाँ पे बात करनी जरूरी है कि आगे का रास्ता हम लोगों के लिए कैसा होगा, व्हाट आर द थिंग्स जिसका हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्या चीजें हमारे सामने आ सकती हैं एंड उस चीजों को हमने यहाँ पे कैसे देखना। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बट आने वाले रिस्क से आपको अपडेट करना है। इंडिया कोई वीक कंट्री नहीं है जो ऐसे शॉक से यहाँ पे टूट जाए। स्टेट गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं और इकोनॉमिस्ट अब सजेस्ट कर रहे हैं कि देश को डायस्पोरा बॉन्ड्स लॉन्च करने चाहिए ताकि एनआरआई मनी को यूटिलाइज करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज किया जा सके। साथ ही एसबीआई की रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि अब वक्त आ गया है जब इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लेड प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना होगा, जो काफ़ी कंपनीज यहाँ पे कर रही है। एंड इसका इम्पैक्ट रिवर्स भी ज़रूर पड़ सकता है, जो एडवांस इकोनॉमीज की तरह हमारी जीडीपी में भी हर साल एक्स्ट्रा ग्रोथ ऐड कर सके। बट इसका ऑपोजिट असर भी पड़ेगा। हमने हाल फिलहाल में देखा कैसे एआई की वजह से काफ़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे साइडलाइन कर दिया। एंड डेफिनेटली एक कंपनी जहाँ पे बूस्ट करती है वो प्रॉफिट जहाँ पे बूस्ट कर सकती है। एंड एआई का यूज़ करके वो 50 लोगों के यहाँ पे काम जो है वो खाली एक एआई टूल से करा सकती है। तो डेफिनेटली कंपनी भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना चाहिए। बट उसी के साथ आने वाले महीने यहाँ पे इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रेस टेस्ट जो है वो हो सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट और यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंस, ये तीनों मिलकर हमारे फिस्कल पेशेंस का यहाँ पे इम्तिहान लेने वाले। सो एक आम सिटीजन के तौर पर हमारे लिए यही समझदारी होगी कि हम अपने फाइनेंस को एफिशिएंटली मैनेज करें और मार्केट की हवा को समझकर इन्वेस्ट करें, अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर उतने पैसे अब आम आदमी की जेब में बच गए। बट उसी के साथ ये वो टाइम लाइन है जहाँ पे आपने अपने लिए वो फाइनेंशियल ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है, जहाँ पे आपके पास वो फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए जो अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। डू वट एवर यू कैन टू सेव योर मनी, यही चीज़ हम लोग बोलेंगे, बिकॉज जो चीज़ें आने वाली है इंडिया के सामने, वेल वो काफ़ी खतरनाक हो सकती है। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे वायर।